वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। तारीख के औराख पलटते हुए एक खत मेरी नजर से भी गुजरा, जो मशहूर मुजाहिदे आजादी भगत सिंह के वालिद ने उन्हें लिखा था, ये जानने के लिए कि क्या वो भगत सिंह का रिश्ता तय कर दें। ये तारीखी खत पढ़कर दिलचस्पी पैदा हुई तो उन औराख को और खंगाला, और फिर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने 11 बार हज करने वाले एक मौलाना को कृष्ण भजन गाते मथुरा की तरफ जाते देखा। धन मन तन सब मार के हसरत, तन मन धन सब मार के हसरत, मथुरा नगर चल धूनी रमाई, मथुरा 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 नगर चल धूनी। मैंने उन मौलाना का ताक़ुब किया। आदाब नाज़रीन, आज जिक्र फजलुल हसन हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उन्हें मुल्क से निकलने पर मजबूर किया। आपने अपने रिसाले उर्दू मुअल्ला के ज़रिए डट कर अंग्रेज़ों की मुखालिफत की और बागी कहलाए। तहरीक आज़ादी के ताल्लुक़ से ही आपको रईसुल एहरार का दर्जा मिला। मशहूर नारा इनक़िलाब जिंदाबाद आप ही का दिया हुआ है। यहाँ पहले तालीम पूरी कर लो, फिर इनकलाब की बात करना। सिर्फ किताबी तालीम हासिल करने से कोई फायदा नहीं, हालात हाजरा से वाकिफ होना बेहद जरूरी। हम आंखें बंद करके नहीं जी सकते, इस हकीकत को फरामोश नहीं कर सकते कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। हुक्काम कोई भी हो, रियाया को तो उसका गुलाम होना ही पड़ता है। हुक्काम और रियाया अलग अलग कौमों से नहीं होने चाहिए। हुक्काम अंग्रेजी, रियाया हिंदुस्तानी, ये आका और गुलाम का रिश्ता है। रियाया हिंदुस्तानी है तो हुक्काम भी उन्हीं में से होने चाहिए। क्यों करें हम अंग्रेजों की गुलामी? क्या हमारे पास अक्ल व शऊर नहीं है? हसरत मोहानी 1875 में लखनऊ के करीब मशहूर कस्बे मोहान, ज़िला उन्नाव में एक पढ़े लिखे ख़ानदान में पैदा हुए। मकतब से मिडिल तक की तालीम मोहान में हासिल की और अव्वल आए। फिर अंग्रेज़ी की तालीम के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर गए और फिर यहाँ से MAO कॉलेज अलीगढ़। हसरत जब मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे, तब इस दर्सगाह की अनाने हुकूमत ऑनररी सेक्रेटरी के हाथ में थी और यहाँ का अंग्रेज प्रिंसिपल रियासत के रेसिडेंट के हुक्म का पाबंद था। MAO कॉलेज में तलबा को सियासत से दूर रखना यहाँ की पॉलिसी थी। एक बार कॉलेज में क्रिकेट मैच हुआ, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को हरा दिया। इस पर हसरत ऐसा खुश हुए कि उन्होंने जश्न मना डाला। उनकी ये हरकत कॉलेज की इंतज़ामिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन अब उन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने रसालगंज अलीगढ़ में एक जगह किराए पर ली और वहाँ रहना शुरू किया। लेकिन हसरत की हुर्रियत पसंद तबीयत उन्हें चैन लेने ही नहीं देती थी। आपने बुलाया सर? कॉलेज में क्रिकेट मैच हुआ, आपने जश्न मनाया, फ्रस्ट्रेट हुए, मुश्किलों में दोबारा एडमिशन मिला। इस बात को कितने दिन हुए हैं? जी बताइए, आप इतना हंगामा क्यों करते हैं? कॉलेज में और भी तो तलबा हैं। आप ही को आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत है। माफ कीजिए सर,
दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आजाद मुल्क में सांस लेना चाहता हूँ। आजाद मुल्क में सांस लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप कॉलेज के डिसिप्लिन को दरकिनार कर दें। मैंने कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। कॉलेज में पॉलिटिक्स करने की परमिशन नहीं है और आप वही करते हैं और दूसरों को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। खामियाजा भुगतिए। आपको एक बार फिर से कॉलेज से निकाला जा रहा है। हसरत ने MOA में 3 मर्तबा हुर्रियत का नारा बुलंद किया और तीनों मर्तबा कॉलेज से निकाले गए। हसरत ने 1903 में यहाँ से BA का इम्तिहान अरबी और रियाजी इख्तियारी मज़ामीन लेकर पास किया। फिर यहीं LLB के पहले साल में दाखिला लिया। BA का इम्तिहान देते ही नतीजे का इंतज़ार किए बगैर उर्दू मौल्ला के लिए डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया। इस रिसाले के साथ ही आपकी सियासी, इल्मी और अदबी जिंदगी का आगाज बतौर सहाफत निगार हुआ। उर्दू मौल्ला अपने वक्त का गी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। आज़ादी के इस मतवाले ने BA का इम्तिहान देते ही नतीजे का इंतजार किए बगैर उर्दू मौल्ला के लिए डिक्लेरेशन दाखिल कर दिया। इस रिसाले के साथ ही आपकी सियासी, इल्मी और अदबी जिंदगी का आगाज बतौर सहाफत निगार हुआ। उर्दू मौल्ला अपने वक्त का वाहिद रिसाला था जिसने तालीम याफ्ता नौजवान तबके के जहनों को बेदार किया और उनमें सियासी और अदबी शऊर पैदा किया। मौलाना के शररबार कलम की वजह से ये अखबार 3 बार बरतानवी इस्तबदाद की जद में आया, यानी 3 बार निकला और 3 बार बंद हुआ। पहला दौर जुलाई 1903 से मई 1908, दूसरा दौर अक्टूबर 1909 से अप्रैल 1913 और तीसरा दौर जनवरी 1925 से मार्च 1942। हसरत को 3 मर्तबा फरंगियों की सौबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। पहली मर्तबा 1908 में उर्दू मौल्ला में छपे एक मजमून मिस्र में बरतानिया की पॉलिसी में अंग्रेज़ों की मजम्मत करते हुए। एतराज़ के काबिल तो आपके तकरीबन सभी मजमून होते हैं, लेकिन इस वक्त हम बात मिस्र के लीडर मुस्तफ़ा कमाल की मौत पर शाये होने वाले ख़ास नंबर की कर रहे हैं। इजहार ख्याल है। हिंदुस्तान की खैरखाही करते करते मिस्र तक निकल गए। ख्याल तो कहीं भी गश्त लगा सकते हैं। कहीं भी लगाए मेरी बला से, लेकिन आतिश बनकर उर्दू मोहल्ला में दहकना बंद करे तो बेहतर होगा। खबर है कि इस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के मुसन्निफ आप नहीं हैं, कोई और है। जी आपने सही सुना है। टेल मी द नेम। मैं वो आपको नहीं बताऊं। यू हैव टू। नो आई विल नॉट। समझ लीजिए, अपने रसाले में ये मजमून छापने और राइटर का नाम न बताने के सबब हुकूमत आपको बागी करार देगी। हुकूमत को जो करना है करे। हसरत को बागी करार दिया गया। आपके मद्दा भी आपके खिलाफ हो गए। अदालत में आपके खिलाफ गवाहियां दी। अदालत ने हसरत को 2 साल की सजा और 500 रुपए जुर्माना किया। हसरत 1909 में रिहा होकर जब जेल से बाहर आए तो उर्दू मौल्ला दोबारा जारी करने का फैसला किया। कोई प्रेस इस रिसाले को छापने के लिए तैयार न था, इसलिए मजबूरन खुद ही दस्ती प्रेस लगाया, संग साजी के फराइज अंजाम दिए, किताबत की। आपकी बेगम ने बतौर मुआविन आपका साथ दिया और पेपरमैन की खिदमत भी अंजाम दी। इस तरह ये रिसाला अलीगढ़ से 1913 तक निकला। 12 मई 1913 को अलीगढ़ के सुपरिंटेंडेंट हिज हाइनेस सर जेम्स मेस्टन ने मौलाना हसरत को एक नोटिस भेजा कि उर्दू मौल्ला में अजरूए प्रेस एक्ट 1910 चंद अल्फाज खिलाफ छपे हैं, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर जिला मजिस्ट्रेट की खिदमत में मुबलिग 3000 रुपए नकद
जमानत जमा की जाए, वरना अखबार और प्रेस की जब्ती लाजमी है। इसके बावजूद आपका बेबाक कलम डरा नहीं। उर्दू प्रेस का खात्मा, जमानत के लिए नोटिस। ये शख्स मानने वाला नहीं है। हाउ मच चेक वी कैन हैव ऑन हिम। प्रेस और अखबार बंद होने को है, पर इस पर जरा असर नहीं। अगेन ही हैज रिटन ए डिटेल आर्टिकल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 3,000 रुपए इकट्ठा करना हसरत के इम्कान से बाहर था। जब हसरत मतलूबा रकम न इकट्ठी कर सके तो 19 मई 1913 को उन्हें 3,000 रुपए की अदम अदायगी के सबब अपने तमाम सामान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी मर्तबा हसरत ललितपुर से गिरफ्तार हुए। हुकूमत का इल्जाम था कि आप गैर मुमालिक से साजबाज रखते हैं और AMU की शोरिश के सिलसिले में काबुल जाने वाले थे। गिरफ्तारी के बाद हसरत को ललितपुर जेल से अलीगढ़ भेजा गया। वहां से दोबारा ललितपुर लाए गए, मगर चंद ही रोज बाद झांसी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। 22 अप्रैल 1922 को हुकूमत मुंबई ने मौलाना पर बगावत का मुकदमा दायर किया और दफा 124I के तहत आपको 22 साल की सजा हुई, मगर 2 साल बाद आप रिहा कर दिए गए। इस बार हसरत को बड़ौदा साबरमती जेल भेजा गया। 1908 में आप जब अलीगढ़ जेल से नैनी जेल पहुंचे, ये कपड़े उतारो। क्यों भाई? ये अलीगढ़ जेल के कपड़े नैनी जेल में नहीं चलेंगे। पर इनमें से तो बदबू आ रही है। तो क्या इनमें से खुशबू आएगी? जब तक जेलर साहब नहीं आएंगे तब तक यही पहनने पड़ेंगे। अरे भाई यहाँ नहीं, उधर बदलो। चलो। पॉलिटिकल प्रिजनर मिस्टर हसरत मोहानी, सुना है तुम्हारा पेन शॉर्ट का काम करता है। साहब के साथ जो साजो सामान आया है अभी लेकर आओ। गुड। ओह, दीवाना हाफिज शायरी में भी दिलचस्पी रखता है। जी साहब। इन सबको अभी यहीं पर आग लगा दो। अगर तुम यहाँ ठीक से ना ही रहे, बीमार करार देकर हॉस्पिटल भिजवा दिए जाओगे, समझे? जी साहब। इसे बैरक ले जाओ, रोज मन भर गाँव पिसवाओ, सारी आजादी भूल जाएंगे, समझे? है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। हसरत ने क़ैदे बामशक्क़त को नज़रबंदी पर हमेशा तरजीह दी। रिहाई के बाद मौलाना ने जब उर्दू मोअल्ला को मज़ीद जारी किया और मज़ामीन की भरमार शुरू कर दी,
लीजिए, आपकी टोपी तैयार है। जी शुक्रिया। इधर रख दीजिए, अभी पहन कर देखता हूँ। क्या लिख रहे हैं आप? उन सब अजीज़ों और दोस्तों को जवाब लिख रहा हूँ जो मुझे मशवरे दे रहे हैं कि रिहाई के बाद मुझे सियासत से अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए। तो क्या जवाब लिख रहे हैं? जी शुक्रिया अदा करते हुए उनको लिख रहा हूँ कि यकीन और अकीदे के साथ किसी खौफ या मसलहत के ख्याल से अपनी पॉलिसी को तर्क या तब्दील कर देना अखलाकी गुनाहों में से बदतरीन गुनाह है। बिल्कुल सही जवाब है। शुक्रिया। हसरत की शख्सियत दो अनासिर से तामीर हुई थी, कामिल आज़ादी और इश्तिराकियत। 25 दिसंबर 1929 को लाहौर में मुनक़िद गांधी जी की ज़ेरे निगरानी जवाहरलाल नेहरू की सदारत में जवाहरलाल नेहरू के कामिल आज़ादी की तजवीज़ पेश करने से कहीं पहले यानी 27 दिसंबर 1921 को हकीम अजमल खां की सदारत में अहमदाबाद में होने वाले ऑल इंडिया कांग्रेस के इजलास में मौलाना हसरत कामिल आज़ादी की तजवीज़ पेश कर चुके थे, जो काफ़ी बहसो मुबाहिसे के बाद कसरत राय से नामंजूर हो गई थी। लेकिन मौलाना बिना पेशानी पर बल लाए कामिल आज़ादी के हुसूल के लिए कोशां रहे, और जब कोई सियासी कायद सियासत के मैदान में आकर कामिल आज़ादी के मामले में समझौता करने के लिए तैयार हुआ तो मौलाना ने बड़ी जुर्रत के साथ उसे ललकारा। 7 नवंबर 1929 के उर्दू मोअल्ला में गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू से यूं मुखातिब हुए। लाहौर कांग्रेस के सदर मुंतखब, हिंदुस्तान के मशहूर हुर्रियत नवाज और नौजवान लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आखिरकार कुछ तो अपनी फितरी व आबाई इतदाल पसंदी की बुनियाद पर और कुछ महात्मा गांधी की सियासी पंदो नसीहत से मसरूर होकर लॉर्ड इरविन की तोहफ़े ग़ुलामी को हदिये हुर्रियत करार देकर दिलो जान से कबूल कर लिया। अंग्रेज़ी अहद में हसरत बहुत ही ख़तरनाक माने जाते थे। हर वक्त वो खुफिया पुलिस के आदमियों से घिरे रहते थे। रेल में सफ़र करते तो खुफिया पुलिस के लोग उनके पीछे होते, इसलिए वो या तो मंजिल मकसूद से आगे का या फिर पीछे का टिकट लेते थे, या फिर रास्ते में ही उतर जाते थे, या फिर किसी दूसरे मुसाफिर से अपना टिकट बदल लेते थे। कहने का मतलब ये कि पुलिस से उनकी आंख में चोली चलती ही रहती थी। हसरत ने कैद खानों में हुए अपने मुशाहिदों को अशार के कालिब में ढालने के अलावा नस्र का जामा भी पहनाया। इस हवाले से आपकी किताब मुशाहिदाते जिंदा है, जो बिल इक़सात उर्दू मोअल्ला में शाया हुई, और इसको किताबी शक्ल में 1958 में मकतबा नया राही कराची ने कैदे फरंग के नाम से शाया किया था। आप लिखते हैं, अगस्त 1908 को कैदे सख्त का आगाज यूं हुआ कि जेल पहुंचते ही एक लंगोट, जांघिया, एक कुर्ता, एक टोपी पहनने के लिए, एक टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने और एक कदह आहनी, बड़ा और छोटा ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मरहमत हुआ। जेल में कालों को सुबह एक पाव चने दिए जाने का हुक्म है, लेकिन अमूमन कैदियों को छटाक 1.5 चटाक से ज़्यादा नहीं मिलते। नाश्ते के बाद काम पर जाना होता है, जहाँ से 11 बजे
खाने के लिए कुछ देर की फुर्सत मिलती है। खाने में ज्वार, बाजरा, माश और गेहूं के मखलूत आटे की कच्ची रोटियां होती हैं, जिनमें गेहूं की मिकदार से कुछ ही कम मिट्टी या चूना मिला होता है। बरखिलाफ इसके गोरों को नाश्ते के लिए डबल रोटी, चाय, शक्कर और खाने के लिए गोश्त, तरकारी, चावल, दूध, गरज ये कि सब कुछ मिलता है। गोरों के लिए बूट के कई जोड़े मामूजों के मिलते हैं। पहनने के लिए मुताद्दिद सूट, जिनके धोने के लिए अलहदा से हिंदुस्तानी धोबी का काम करते हैं। लेटने के लिए मसहरी, उस पर गद्दा और चादर। गरज ये कि आराम की सारी चीज़ें मुहैया की जाती हैं। क़याम व दिगर ज़रूरियात कालों के रहने के लिए बैरकें हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, गरज ये हर मौसम में उन्हीं पर सोना चाहिए। सख्त गर्मी के दिनों में कागज़ वगैरह का मसनूई पंखा रखना भी ममनू है। मौलाना हसरत मोहानी को इंसान के बजाय जिन कहना ज्यादा बेहतर होगा। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के रुकन भी थे और मुस्लिम लीग के खैर ख्वाह भी। आपको इस्लामी शियारे ज़िंदगी से अमली दिलचस्पी भी थी और इश्तराकी निज़ाम मईशत से दिली रब्त भी। आप शायर भी थे और नस्र निगार भी। जहां आपके कलम ने अंग्रेजी जेलों के दिल दहलाने वाले तजुर्बात को मुशाहिदाते जिंदा में कलम बंद किया, वहीं दिल छूने वाली बेशुमार रुमानी गज़लें भी लिखीं। हसरत के ही कलम का जादू है गुलाम अली की गाई मशहूर गज़ल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और औरोबिंदो घोष, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी की तरह ज़ाब्ते में रहकर अपने मुतालबात हुकूमत से मनवाने के हक में नहीं थे। वो अमली इक़दाम पर जोर देते थे। मौलाना हसरत इन्हीं लोगों के साथ थे। आपने तिलक और घोष की मुताबिअत करते हुए कांग्रेस में बाज़ाब्ता शिरकत कबूल की और अकाबिरे जमात के शाना बशाना सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। मौलाना हसरत तिलक से बहुत अकीदत रखते थे। हसरत का तिलक से गहरा दोस्ताना और लगाव था। तिलक की सियासत से हसरत को बहुत इस्तेहकाम पहुंचा था। हसरत के दिल में श्री औरोबिंदो घोष के लिए भी अलग मुकाम था और उम्र के आखिरी दौर में यही अकीदत उन्हें सुभाष चंद्र बोस से भी पैदा हो गई थी। वो खुद फौत हो गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मौत का कभी यकीन न कर सके। क्या पढ़ रहे हैं जनाब? औरोबिंदो घोष का मजमून क्या लिखते हैं? आपके कलम में काबिलियत के साथ
दिलेरी भी कूट कर भरी। मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो एक दिन पांडिचेरी के हुजरे से निकलेंगे और हिंदुस्तानी सियासत की डगमगाती नैया को पार लगा देंगे। जी साहब, आपने कांग्रेस में शमूलियत ही अरविंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक से मुतासिर होकर की थी। जी हाँ, दुरुस्त फरमाया। बाल गंगाधर तिलक जैसा मुखलिस और निडर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज के दौर में बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष की खूबियां सुभाष चंद्र बोस में देखी जा सकती हैं। देख लीजिएगा, वो काया पलट करेंगे मुल्क। लेकिन वो कैसे काया पलट करेंगे? उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो तो गुजर गए। ये बकवास है, ऐसी दुश्मनों ने उड़ा दिया। वो मरे नहीं, सिर्फ रूपोश हुए। यकीन मानिए वो अभी तक जिंदा हैं और एक दिन वो मुनासिब वक्त पर हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। हाँ, अपने हाथ। मौलाना हसरत मोहानी का जिक्र अभी जारी है। आपसे मुताल्लिक बाकी बातें अगले हफ्ते। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।